हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। 30 दिसंबर 2024 को जो दूसरा शिफ्ट हुआ था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, इसमें जो साइंस के 40 प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को हम लोग इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? इन चार में सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है? रिएक्टिविटी सीरीज आप देखेंगे तो पोटेशियम जो है सबसे ऊपर मिलेगा, ये तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। उसके बाद आपको सोडियम मिलेगा, तब जाकर के कैल्शियम मिलेगा और उसके बाद मैग्नीशियम मिलेगा। तो सबसे कम अभिक्रियाशील मैग्नीशियम है। डी हमारा राइट आंसर। कुछ बहुकोशिकीय जीवों में परिपक्व होने पर शरीर छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, यानी कि बट जाता है, और प्रत्येक टुकड़ा से एक नए जीव में विकसित हो जाता है इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, जो किसमें होता है? स्पायरोगायरा में होता है, और ये स्पायरोगायरा अपने आप में हरा शैवाल है, ये ग्रीन एल्गी है, हरा शैवाल है। आयनिक यौगिकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आयनिक यौगिक जो धातु अधातु के बीच बॉन्ड से बनता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ये अपने आप में आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं। क्या नमक, ये जो नमक है जिसे हम लोग साधारण नमक भी बोलते हैं, जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, क्या ये जल में घुलनशील है? तो आप बोलेंगे हाँ, तो ये स्टेटमेंट सही है। सोडियम क्लोराइड को आप याद कर लेना, आयनिक यौगिक के ऊपर प्रश्न पूछा जाए तो। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक है ना, क्वथनांक, ये दोनों ही उच्च होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो कैटायन है और ये जो एनायन है, इनके बीच में जो आयनिक बॉन्ड होता है बहुत ही मजबूत होता है, इसीलिए। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं, गलत हो जाएगा। ठोस अवस्था में जो नमक होता है उससे विद्युत का चालन नहीं होगा, लेकिन जब आप इसको जल में घोल देंगे ना तो विद्युत का चालन हो जाएगा। तो जलीय विलयन के रूप में जब ये होता है आयनिक यौगिक, या फिर अपने गलित अवस्था में होता है, अपने गलित अवस्था में या फिर जलीय विलयन में जब ये होता है, तब जाकर के विद्युत का चालन करता है। ठोस अवस्था में नहीं करता है, यहाँ लिखा हुआ है कि चालन करते हैं, तो गलत हो जाएगा। आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, सही हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के डैश स्थित होता है, जबकि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के डैश स्थित होता है। तो ये अवतल दर्पण है। हम इसको क्या करते हैं, ऐसे पूर्ण रूप से गोला बना देते हैं, और इस गोले का जो केंद्र हो जाएगा इस दर्पण का वक्रता केंद्र हो जाएगा। ये हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है, तो हम बोलेंगे कि सामने में होता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र जो है दर्पण के सामने होता है, और उत्तल दर्पण में यही चीज पीछे हो जाएगा। ये उत्तल दर्पण है, ये हम लोगों ने ऐसे पॉलिश कर दिया। ये जो उठा हुआ भाग है ये है परावर्तक पृष्ठ। इसको हम लोग ऐसे गोला बनाएंगे, इस गोले का केंद्र यहाँ पर आएगा, इस गोले का जो केंद्र होगा वो वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो इस वाले केस में जो परावर्तक पृष्ठ है इसके पीछे है वक्रता केंद्र, तो हम बोलेंगे दर्पण के पीछे वक्रता केंद्र है। तो इस वाले में बोलेंगे कि सामने, और इस वाले में बोलेंगे दर्पण के पीछे। तो सामने पीछे, डी हमारा राइट आंसर। वृषण में बनने वाले शुक्राणुओं का परिवहन डैश के माध्यम से होता है। टेस्टिस में बनने वाले शुक्राणुओं का परिवहन डैश के माध्यम से होता है। शुक्राणुओं का निर्माण जो है ये होता है टेस्टिस में, वृषण में होता है, इसमें होता है, ठीक, वृषण में होता है। शुक्राणु जब इसमें बनता है तो अस्थायी रूप से इस अधिवृषण में जाकर के स्टोर होता है। उसके बाद जब यहाँ से वीर्य का आना होता है, उस समय ये जो शुक्राणु इसमें बनता है, ये इस शुक्रवाहिनी, जो यहाँ पर शुक्रवाहक लिखा हुआ है जिसे वास डिफरेंस बोलते हैं, इससे होते हुए ये आता है कहाँ, मूत्र मार्ग में, यूरेथ्रा में, और इस लिंग से बाहर निकलता है वीर्य के साथ। तो हम बोलेंगे शुक्रवाहक। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वृषण में बनने वाले शुक्राणु का परिवहन डैश के माध्यम से होता है, शुक्रवाहक के माध्यम से होता है।
सी हमारा राइट आंसर। पदार्थ की द्रव अवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। द्रवों का आयतन निश्चित होता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है, जिसे यहाँ पर लिखा हुआ है निश्चित नहीं होता है, तो ये सही है। द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जिस बर्तन में आप डालते हैं द्रव उसी का शेप ले लेता है, उसी का आकार ले लेता है। ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि द्रव के जो कण होते हैं वो ज़्यादा गतिशील होते हैं ठोस के कण की तुलना में, और द्रव के कणों के बीच में रिक्त स्थान भी ठोस के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है उससे अधिक होती है, इसीलिए। तो हम बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है, ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। दोनों कथन सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है, डी हमारा राइट आंसर। पादपों में निषेचन के बाद अंडाशय डैश में विकसित हो जाता है, अंडाशय जो है फल बन जाता है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और बीजांड बीज बन जाता है। निम्नलिखित में से किस तत्व के ऋणात्मक आयन बनाने की सबसे अधिक संभावना है? जो अधातु होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो अधातु होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, उसे हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिव बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मक बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मक बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और अपने ऊपर माइनस चार्ज लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आता है। भाई क्यों एक इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट किया? तो इसकी वैलेंसी क्या होती है? 2, 8, 7। इसकी वैलेंसी 1 है, यानी इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है एक इसको एक्सेप्ट करेगा, अब जाकर के इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं, अधातु होते हैं, उनके बाह्यतम कोश में आप देखेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 5 होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 6 होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और 7 होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर क्लोरीन के केस में देखा। तो उसके ऊपर आते हैं माइनस चार्ज, तो इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। तो अधिक संभावना है क्लोरीन के केस में कि ऋणात्मक आयन ये बनाएगा। जो आपके धातु होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को खोना पसंद करते हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को खोना पसंद करते हैं, त्याग करना इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा पसंद करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम है, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो 2, 8, 1 होगा। अब इसको अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग ये आसानी से कर सकता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करेगा यहाँ पर। अब इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट इसने पूरा कर लिया। और धातुओं के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करते हैं और अपने ऊपर प्लस चार्ज लेते हैं, इसलिए इसे हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। बी हमारा राइट आंसर। लोहे को जंग से सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? तो लोहे के ऊपर हम लोग क्रोमियम की परत चढ़ाते हैं, क्रोमियम प्लेटिंग है जंग से बचाने के लिए। लोहे को हम लोग पेंट भी करते हैं ताकि जंग ना लगे, और लोहे के ऊपर जिंक की परत भी हम लोग चढ़ाते हैं जंग से बचाने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। गैल्वेनाइजेशन का मतलब लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गर्म करना। गर्म करना कोई तरीका नहीं है लोहे को जंग से बचाने का। प्रत्येक 2 ओम के 2 प्रतिरोध 4 वोल्ट की एक बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है। प्रतिरोधों में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एम्पियर में क्या होगी? तो विद्युत धारा बराबर होता है V/R। यहाँ पर 2 प्रतिरोध है, 2 प्रतिरोधक है, दोनों 2-2 ओम के हैं और श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखेंगे। तो 4 वोल्ट है और यहाँ पर RS क्या हो जाएगा? 2 + 2 4 हो जाएगा, तो 1 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। धोने के सोडे के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? धावन सोडा के उपयोग, ये 4 उपयोग आपको याद रखने हैं। इन्हीं 4 में से आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है।
जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कागज उद्योग में नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं है। इसका उपयोग कांच बनाने में, साबुन बनाने में और कागज बनाने में किया जाता है। कांच साबुन कागज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ लिखा है नहीं किया जाता है, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। धावन सोडा नाम ही इसीलिए है, घरों में साफ सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में किया जाता है, तो बोरेक्स के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सब मैंने एनसीईआरटी से लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। यहीं से एग्जाम बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं धावन सोडा के उपयोग के ऊपर। एक पादप कोशिका को कोशिका की तुलना में अधिक जल सांद्रता वाले माध्यम में रखे जाने पर क्या होगा? ये एक कोशिका है, इस कोशिका को ना डाल दिया गया है एक ऐसे विलयन में जहां जल की सांद्रता अधिक है कोशिका की तुलना में। ये जो विलयन है जिसमें डाला गया है कोशिका को, इसमें जल जो है ज़्यादा है कोशिका की तुलना में, इसमें जल कम है। तो जल जो है अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाली स्थान की ओर भागेगा, जिसे हम लोग परासरण कहेंगे जल के केस में। एक्चुअल में ये विसरण है, लेकिन हम लोग जल के केस में परासरण बोलते हैं। तो जल की सांद्रता कोशिका के बाहर ज़्यादा है, कोशिका के अंदर कम है, तो जल जो है अंदर की ओर प्रवेश करेगा। जब जल अंदर की ओर प्रवेश करेगा, कोशिका में जाएगा, तो कोशिका फूल जाएगी, यह संभवतः फूल जाएगी। अगर आप सिचुएशन उल्टा कर दो कि भाई कोशिका के अंदर जल की सांद्रता अधिक हो, कोशिका के बाहर कम हो, तो कोशिका से पानी बाहर निकल जाएगा, जो कोशिका है सिकुड़ जाएगी। अगर मान लो जल की सांद्रता जितनी कोशिका में है उतनी कोशिका के बाहर में है, ऐसे में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 600 न्यूटन भार का एक लड़का 10 मीटर की ऊंचाई पर एक रस्सी द्वारा चढ़ता है। इस कार्य को पूरा करने में 20 सेकंड लगते हैं। उसके द्वारा व्यय की गई शक्ति ज्ञात कीजिए। तो पावर बराबर आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, एम शक्ति पूछा गया ना, तो पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहाँ पर वर्क हो जाएगा mgh और समय है t। बस ये फॉर्मूला जो है आपको अप्लाई कर देना है। अब देखो आपको m का मान नहीं दिया है, आपको सीधा mg का मान दिया हुआ है। mg को तो हम लोग भार बोलते हैं, और भार कितना है 600 न्यूटन है। तो 600, हाइट जो है 10 मीटर है और समय सेकंड में 20 है। तो ये खत्म हो जाएगा 2 बार में और 600 खत्म हो जाएगा 300 बार में। तो 300 वाट आंसर। 300 वाट, वाट को हम लोग जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। जब मूत्र नलिका से होते हुए प्रवाहित होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चयनात्मक रूप से पुनः अवशोषित नहीं होता है? पुनः अवशोषित नहीं होता है। जो हम लोग मूत्र का उत्सर्जन करते हैं या फिर हम मनुष्यों में जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, मुख्य नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ है, वो है यूरिया। वह है यूरिया, NH2CONH2, ये यूरिया है। हमारे अंदर, हम मनुष्यों के अंदर जो मुख्य नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ है या फिर जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो यूरिया है। इसी यूरिया को निकाला जाता है मूत्र के रूप में। जो यूरिन बाहर आता है उसमें मुख्य रूप से ये यूरिया होता है। तो इसे पुनः अवशोषित नहीं करना है, इसे तो बॉडी से बाहर निकालना है। यूरिया बनता है लीवर में यूरिया साइकिल के दौरान। इन सारे को जो है पुनः अवशोषित कर दिया जाता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है। ये हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। यूरिया जितना यूजफुल है उतना हमारे बॉडी में होता है, लेकिन जो यूजफुल नहीं है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। जब कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? कॉपर ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड क्षार प्रकृति का होता है। ये अम्ल है, तो अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, लवण और जल बनता है। जो लवण बनता है यहाँ पर क्यूप्रिक क्लोराइड बनता है, इसी को हम लोग कॉपर 2 क्लोराइड बोलते हैं। ये नीले हरे रंग का होता है, कॉपर 2 क्लोराइड। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए परमाणु द्रव्यमानों का प्रयोग करके अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है। तो NH3 है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान यहाँ पर 14 हो जाएगा। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? देखो हाइड्रोजन के एक एटम का मास जो है 1 है, यहाँ पर टोटल 3 हाइड्रोजन के एटम्स है, तो 3 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। राइट, अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 17 हो जाएगा।
किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा में डैश शामिल होती है। तो किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों शामिल होती है। किसी विद्युत परिपथ में वह उपकरण जो परिवर्ती प्रतिरोधकों के रूप में कार्य करता है डैश कहलाता है। परिवर्ती प्रतिरोधक मतलब ऐसा प्रतिरोधक जिसके प्रतिरोध को हम बदल सकते हैं। आप ये सिंबल जानते हैं, ये सिंबल किसका है? प्रतिरोध का है, रेजिस्टर का है। लेकिन हम इसके रेजिस्टेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये 10 ओम का प्रतिरोधक है, अगर आपने इसको सर्किट में लगा दिया एक बार तो सर्किट का प्रतिरोध फिक्स हो गया। आप इसके प्रतिरोध को बदल नहीं सकते हैं। आप बदल सकते हैं, आपको दूसरा प्रतिरोधक खरीद करके लाना पड़ेगा। लेकिन एक होता है वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर, इसका सिंबल ये होता है। ये तीर बता रहा है कि तीर को स्लाइड करके आप इसके प्रतिरोध को चेंज कर सकते हैं। कभी 10 ओम कर सकते हैं, कभी 5 ओम कर सकते हैं, कभी 8 ओम कर सकते हैं। जो भी उसका रेंज होगा चेंज होने का, उसमें आप इसको चेंज कर सकते हैं। सर्किट में एक बार लगा दो और उसके प्रतिरोध को बढ़ाओ घटाओ। तो इसे हम लोग रियोस्टैट भी बोलते हैं। रियोस्टैट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक। यह धारा नियंत्रक कैसे हो गया? हम इसके प्रतिरोध को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो धारा कम बहेगी और प्रतिरोध को कम करेंगे तो धारा ज्यादा बहेगी। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग धारा को नियंत्रित कर सकते हैं प्रतिरोध को घटा बढ़ा करके। तो रियोस्टैट हमारा आंसर हो जाएगा। एमीटर का काम होता है करंट को मापना। इसको हम लोग श्रेणी क्रम में लगाते हैं सर्किट में। वोल्ट मीटर का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मापना। इसको हम लोग पार्श्व क्रम में लगाते हैं सर्किट में। गैल्वेनोमीटर भी करंट को माप सकता है, लेकिन सूक्ष्म धारा को यह मापता है। छोटे करंट को माइक्रो एम्पियर में है, मिली एम्पियर में है, तो उसको ये गैल्वेनोमीटर मापता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर के पास एक खासियत यह है कि ये करंट के डायरेक्शन को भी बताता है। करंट के डायरेक्शन को भी ये बताता है, धारा की दिशा को भी ये बताता है। डी हमारा आंसर हो जाएगा। दिए गए समीकरण में कौन सा पदार्थ अपचयित हो जाता है? तो देखो, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का त्याग हुआ है, जिंक बना है, तो जिंक ऑक्साइड जिंक में अपचयित हो गया। कार्बन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड में उपचयित हो गया, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का ग्रहण किया गया है। एक पौधा को स्पर्श यानी टच की अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप अपनी पत्तियां कैसे हिलाता है? एक पौधा स्पर्श की अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप अपनी पत्तियां कैसे हिलाता है? तो छुई मुई की जो पत्तियां होती है मुरझा जाती है छूने से। तो ये जो स्पर्श है ना, ये उद्दीपन होता है। इस केस में जल की मात्रा में परिवर्तन करके वो अपनी पत्तियां मुरझाती है। घरेलू परिपथ में प्रयुक्त उपकरणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एसी गीजर जैसे भारी उपकरण श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तथा बल्ब ट्यूबलाइट जैसे हल्के उपकरण पार्श्व क्रम में संयोजित होते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे घरों में जितने भी उपकरण लगे होते हैं सब के सब पार्श्व क्रम में ही लगे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ श्रेणी क्रम में और कुछ पार्श्व क्रम में लगे होते हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? बहुत बार बात कर चुके हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बी हमारा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बर्फ का गलनांक है? तो बर्फ का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। इसको कैल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273.15 कैल्विन हम लोग जोड़ देंगे, तो 273.15 कैल्विन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पीएच मान के संदर्भ में सही है? मनुष्यों में दांतों की सरण मुंह का पीएच 5.5 से ज्यादा नहीं। मुंह का पीएच अगर 5.5 से कम होगा ना, वैसे में दांतों की जो सरण है वो स्टार्ट होगी, तो ये गलत है। हमारे शरीर का पीएच रेंज ये होता है, सही है। इस रेंज में हमारा बॉडी जो है काम करता है। अम्लीय वर्षा जल का पीएच 8 से ज्यादा, गलत हो जाएगा। 5.6 से कम होता है, तो केवल बी हमारा आंसर। किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल तब अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण निम्नलिखित में से कितना होता है? जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तब फोर्स मैक्सिमम लगेगा, और मिनिमम कब लगेगा? जब 0 डिग्री होगा। तो
अनुवर्तन से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। जल अनुवर्तन पानी की ओर संचलन, सही है। प्रकाश अनुवर्तन प्रकाश की ओर संचलन होता है, यहाँ पर लिखा है पानी की ओर संचलन, तो गलत हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। गुरुत्वानुवर्तन पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की प्रतिक्रिया में गति, सही है। रसायन अनुवर्तन रसायन की ओर संचलन, इसका एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला हुआ है पोलन ट्यूब का पराग नली का बीजांड की ओर जाना कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है, तो ये भी सही है, लिख लो आप। पराग नली का बीजांड की ओर गति किसका एग्जाम्पल है? कीमोट्रोपिज्म का रसायन अनुवर्तन का एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से रोग यौन संपर्क के माध्यम से फैलने वाला या फैलने वाले वायरल संक्रमण है? ये दोनों जो है वायरल है और ये दोनों बैक्टीरियल है, तो केवल ए और बी। पादप कोशिकाओं के किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, हरित लवक में होता है, ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। एक पिंड पर 10 न्यूटन का नियत बल लगाने पर 2 मीटर का विस्थापन होता है, किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य बराबर बल गुने में विस्थापन होता है, बल है 10 न्यूटन, विस्थापन है 2 मीटर, तो 20 जूल हमारा आंसर। किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश Q समय t जिसके लिए आवेश प्रवाहित होता है और चालक से प्रवाहित होने वाली धारा I के बीच सही संबंध क्या है? तो I बराबर Q बट्टे में T होता है, डी हमारा आंसर। कार्य का मात्रक वही होता है जो डैश का होता है, तो कार्य का मात्रक वही होता है जो ऊर्जा का होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, कार्य का भी जूल होता है, ऊष्मा का भी जूल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी मशीन द्वारा किए गए कार्य की दर को ज्ञात करने में सहायक होती है? तो कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं, तो मशीन की शक्ति अगर आपको पता है तो आप कार्य करने की दर बता सकते हैं। क्लोरीन की शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से किस उत्पाद का निर्माण होता है? शुष्क बुझे हुए चूने से, यह बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला है, शुष्क बुझे हुए चूने से क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर व्यंजक चूर्ण बनता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किस उत्पाद का निर्माण होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है, जलीय विलयन में ये टूट जाएगा सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में, सी हमारा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है, क्लेमाइडोमोनास हरा शैवाल है, एक कोशिकीय है, कवक जो है बहुकोशिकीय है। कवक के केस में खमीर ईस्ट एक अपवाद है जो कि एक कोशिकीय होता है, बाकी सारे कवक बहुकोशिकीय होते हैं। डैश के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतक उत्पन्न होते हैं। अस्थायी ऊतक कैसे उत्पन्न होते हैं? अस्थायी ऊतक कैसे उत्पन्न होते हैं? ये अस्थायी ऊतक है, ये उत्पन्न होते हैं विव ज्योतक से, है ना, विव ज्योतक से ये अस्थायी ऊतक बनते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग विभेदीकरण बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जब विव ज्योतक की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है, उनके कार्य निर्धारित हो जाते हैं, शेप साइज ये सब निर्धारित हो जाते हैं, तब वो अस्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग विभेदीकरण बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, सी हमारा राइट आंसर। पाचन ग्रंथियों और उनके एंजाइमों से संबंधित गलत युग्म का चयन कीजिए। लार ग्रंथि से ट्रिप्सिन सिक्रीट होता है, गलत हो जाएगा। लार ग्रंथि से एमाइलेज सिक्रीट होता है, एमाइलेज, और ये ट्रिप्सिन जो है आपको मिलेगा किसमें? इसमें अग्नाशयी रस में, ये गलत है। देखो यकृत और पित्त रस दिया हुआ है, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता है, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो जिसने भी ये क्वेश्चन सेट किया है, ये ऑप्शन सेट किया है, गलत सेट किया है। यहाँ पर ये ऑप्शन तो होना ही नहीं चाहिए था। जब आपने ग्रंथि और एंजाइम के साथ यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है तो एंजाइम तो पित्त रस में होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। अग्नाशय से अग्नाशयी रस मिलता है,
जिसमें ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज ये सारे एंजाइम होते हैं। जठर ग्रंथि में पेप्सिन एंजाइम होता है। किसी चालक के सिरों पर विभवांतर प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कौन सा है? जैसे ऊष्मा को बहने के लिए ताप में अंतर चाहिए, वायु को बहने के लिए दाब में अंतर चाहिए, ऐसे ही धारा को बहने के लिए विभव में अंतर चाहिए, यानी विभव शून्य नहीं होना चाहिए। और यही विभवांतर प्रदान बैटरी करती है। जब बैटरी डाउन हो जाती है, अगर बैटरी मान लीजिए कि डाउन हो गई है, इसका मतलब कि अब जो विभव में अंतर है वो 0 है, यानी विभव में अंतर ही नहीं है तो धारा बहेगी नहीं। हाइड्रा में कली बनने के क्या कारण है? हाइड्रा में एक विशिष्ट स्थान पर बड का निर्माण होता है, क्योंकि उस स्थान की जो कोशिकाएं होती हैं वहां पर कोशिका विभाजन तीव्र होती है, इसीलिए। प्रोटीन का सरल रूप क्या है? तो प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। जो हम प्रोटीन खाते हैं वो टूट जाता है हमारे बॉडी में जाकर के पचने के बाद अमीनो एसिड में। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।